Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 9th English chapter number 2nd, and this is the Beehive. Book's name is Beehive. तो क्लास 9th Beehive बुक से आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक. माय डियर स्टूडेंट, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बट आंसर के माध्यम से. इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सबका आंसर हम इस वीडियो में कराने वाले हैं. तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ. चैप्टर को आपने शायद पढ़ लिया होगा. एवलिन ग्लेनी गर्ल्स की कहानी है जो कि डिसेबल्ड है, जो सुनने में असक्षम है, सुनने की क्षमता उसकी चली जाती है. ठीक, तो इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे. पूरा का पूरा आंसर हम इस चैप्टर में कराने वाले हैं. ठीक, तो आप चैप्टर का जितने भी वर्ड्स मीनिंग है सब याद करिए और देखिए. एवलिन का यह फोटो है. एवलिन है, देखिए, जो कि वायलिन बजा रही है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपका हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं. देखिए, चैप्टर के राइटर का नाम भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है. डिबोरा काउली ने इस चैप्टर को राइट किया है. अब आपका क्वेश्चन मिलता है. क्वेश्चन इस चैप्टर में अभी हम क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक, और आगे बढ़ते हैं. सेकेंड फर्स्ट पार्ट में तो एवलिन ग्लेनी की कहानी है. सेकेंड पार्ट में द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां के बारे में है चैप्टर. इसको भी हम, इसमें भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबका आंसर हम करने वाले हैं आज. तो चलिए देखते हैं. शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, और इनकी स्टोरी को, जितने भी स्टोरी हम आंसर के माध्यम से आपको स्टोरी का भी पता चल जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो हमने बनाया है. फर्स्ट चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है. फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में. अब यहाँ सेकंड चैप्टर है. ठीक, देखिए, टिक द राइट आंसर, इसको करना है आपको. तो इसको अभी हम करने चल रहे हैं. इसके आगे ये भी हर पार्ट को टच करेंगे, हम हर पार्ट को टच करेंगे, इसको भी कराएंगे. और देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इसको भी हम इस चैप्टर में इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं. ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी करेंगे. और आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है देखते हैं. इसमें एक पोएम भी है दोस्तों. पोएम को भी हम करने वाले हैं. देखिए, विंड नाम से एक पोएम भी है, उसमें से भी जितने भी ये भी करेंगे. एडजेक्टिव क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे हम आगे. ठीक, चैप्टर काफ़ी लंबा है क्योंकि 3 पार्ट हैं चैप्टर में. फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट में आपका आ जाता है विंड पोएम. तो पोएम को भी हम, इससे भी बनने वाले क्वेश्चन के आंसर को हम टच करेंगे. इस पोएम के भी राइटर सुब्रमण्यम भारती याद रखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ठीक, यहाँ देखिए इस पोएम का क्वेश्चन दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक की ध्वनि. पार्ट फर्स्ट थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. फर्स्ट पार्ट में एवलिन ग्लेनी की कहानी है. अब इस क्वेश्चन का आंसर हम एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. अपने दोस्तों में, क्लासमेट में वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग आंसर को राइट कर पाएँ. आंसर दीज क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेज. कुछ वर्ड या फिर सेंटेंस में आंसर देना है आपको. हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. जब
एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तो कितने वर्ष की थी? ठीक, तो एवलिन वाज 17 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ का था? लंदन का था। तो उस समय एवलिन 17 ईयर की थी, 17 साल की थी। तो आपका आंसर क्या बनता है? 17 ईयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। राइट, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म। तो उसकी डेफनेस मीन्स बहरापन होता है। डेफनेस कब पता चला और कब यह कन्फर्म हुआ? तो एवलिन लॉस हिज हियरिंग, सुनने की क्षमता एवलिन की धीरे धीरे वाज ग्रेजुअल प्रोसेस विच वाज फर्स्ट नोटिस बाय द मदर। सबसे पहली बार जब उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होने लगी तो उसकी माँ ने नोटिस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन नोटिस किया था? उसकी माँ ने नोटिस किया। व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, और तब एवलिन की उम्र केवल 8 वर्ष थी। हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो एवलिन उस समय 8 वर्ष की थी, तब धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता जो है ख़त्म होने लगी थी। आल्दो शी मैनेज टू कंसील इट फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स फॉर अ वाइल, हालांकि वह अपनी इस अक्षमता को टीचर से फ्रेंड से छुपा के रखी थी। बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, तो फिर क्लास में उसके मार्क्स आना कम हो गए थे, नंबर आना कम हो गया, क्योंकि अब उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगी थी। एंड हर पेरेंट्स वेर कंपेयर टू विजिट स्पेशलिस्ट, फिर उसके माता पिता बाध्य हो गए, मजबूर हो गए किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए। इट वॉज देन कन्फर्म दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज, फिर डॉक्टर के माध्यम से पता चला, स्पेशलिस्ट के माध्यम से पता चला कि टोटली वो अब इम्पेयर्ड हो चुकी है, मतलब सुनने हियरिंग पावर उसकी ख़त्म हो गई है। क्यों? नर्व डैमेज, नर्व के डैमेज होने से, नस के डैमेज होने से सुनने की पावर ख़त्म हो गई। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से राइट कर लेंगे अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का ए देखिए, शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है 30 to 40 वर्ड्स में। हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक, तो म्यूज़िक में उसका लगातार कौन सहायता किया था? व्हाट डिड ही डू एंड से, उन्होंने क्या किया और क्या कहा? रॉन फॉरबी, इस वर्ड को आप याद रखेंगे नेम। रॉन फॉरबी वाज ए परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट होते हैं जो तबला वादक, जो तबला बजाते हैं, तबले बजाने का ट्रेनिंग देते हैं, टीचर ऑफ तबला वादक। ठीक, तो परक्यूशनिस्ट कहते हैं वाज द वन हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल व्हाइल मोस्ट ऑफ टीचर डिस्करेज हर। तो रॉन फॉरबी ने, जो कि परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार एवलिन की क्षमता को देखा, जबकि अदर लोग डिस्करेज करते थे उसको, मीन्स उसका उसको हिम्मत नहीं देते थे। डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना, निरुत्साह कर देना। उस समय रॉन फॉरबी ने उसको उत्साह दिया। इनिशियली ही बिगेन टू टीचर हर बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क्ड हर टू फील द म्यूजिक। और यहाँ तक नहीं, उसने आगे उसको टीचिंग भी किया और बताया कि किस तरीके से वो म्यूजिक को फील कर सकती है सेंस के माध्यम से। एंड ग्रेजुअली शी बिगेन टू फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, फिर वो धीरे धीरे ड्रम की ऊंची आवाज़ को फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपरी भाग से म्यूजिक के हाई ट्यून को फील करती थी। एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और लोअर वॉइस को वेस्ट के नीचे, मीन्स कमर के नीचे की बॉडी से फील करती थी। ड्यू टू द कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज एवलिन कुड फील सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस तरीके से एवलिन शरीर के अंगों के द्वारा अलग अलग टाइप के ध्वनि को, साउंड को फील करने लगी। इवेंचुअली रिजल्टेड इन ओपनिंग ऑफ हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक के साउंड से वाइब्रेशन पैदा होता है। उस वाइब्रेशन के हेल्प से वो फील कर लेती थी कि वॉइस तेज है कि धीमा है। ठीक, तो
तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आंसर नोट कर लीजिए, आंसर नोट कर लेंगे आप दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। अब कहाँ कहाँ एवलिन ने परफॉर्म किया उस प्लेस का नाम बताना है। ठीक, तो एवलिन ने कई स्थान पर परफॉर्म किया। अपार्ट फ्रॉम हर परफॉर्मेंस एट द रेगुलर कंसर्ट शी आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। कई अलग अलग कंसर्ट अलग अलग प्लेस पर उसने परफॉर्म किया लगातार। इसके बावजूद वह फ्री में निःशुल्क प्रिजन अथवा हॉस्पिटल में भी परफॉर्म करती थी। इन एडिशन टू हिज एवलिन आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू द क्लास शी कंडक्टेड टू टीच द हाई एंड यंग एंड बडिंग म्यूजिशियन। और इसी के साथ साथ उसने लोगों को पढ़ाना भी, म्यूज़िक सिखाने का भी काम किया, टीचिंग का भी काम किया था। तो चलिए मैंने शार्ट में बताया, आप नोट कर लेंगे, देख देख लिख लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी। तो एवलिन ग्लेनी अ गिफ्टेड परक्यूशनिस्ट had begun to lose her ability to hear at a very early age of 12। तो 12 की उम्र तक आते आते उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। बट विथ अ स्ट्रॉन्ग माइंड कपल्ड विथ शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, लेकिन उसने एक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम के द्वारा शी हैड बीन एबल टू टच द पार्क ऑफ सक्सेस वर्ल्ड वाइड। पीक मीन्स ऊंचाई, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दुनिया भर में सफलता की ऊंचाई तक पहुंची, सफलता की ऊंचाई को प्राप्त किया। ठीक, तो आगे माय डियर स्टूडेंट देखिए, आगे भी आप नोट कर लेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़िए। आंसर को लिखने में बहुत टाइम लगा है, पीडीएफ को बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, लेकिन एक एक वर्ड में रीड करूँगा तो टाइम भी बहुत लगेगा वीडियो में। तो आपको क्या करना है, रीड करके आंसर राइट कर लेना है। जो मैं नहीं रीड कर रहा हूँ तो समझिए कि टाइम के शॉर्टेज की वजह से। ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर लंबा है। देखिए सेकंड पार्ट में आते हैं, डिक्शनरी वर्क। सेकंड पार्ट क्या है, डिक्शनरी वर्क है। इसमें क्या करना है, देखिए साउंड ऑफ द शहनाइज इज ऑस्पिशियस। देखिए मैं बताता हूँ, आंसर डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए, आप पढ़ लेंगे बुक में, लेकिन यहाँ क्या करना है उसको देखेंगे। यह एडजेक्टिव है, इस सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, जिसको एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन के पहले भी यूज होता है, नाउन के आगे भी यूज होता है। ठीक, तो कौन सा एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है, कौन सा आगे, और कौन सा दोनों तरीके से। तो आंसर को आप देखिए, आंसर को देखिए इंडिस्पेंसेबल वर्ड है, जो कि नाउन के पहले भी होता है, जिसका मतलब होता है अपरिहार्य, अनिवार्य। ठीक, तो नाउन के पहले भी बाद में भी हो सकता है। तो यहाँ हमने बोथ पे टिक लगाया है, बोथ बिफोर नाउन, बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब भी, तो वर्ब के आगे पीछे दोनों होता है। ठीक, और इम्प्रेस्ड मीन्स जानते हैं प्रभावित, तो नॉट बिफोर नाउन, नाउन के पहले नहीं यूज होगा, सही है। और बिफोर, बट बोथ बिफोर एंड आफ्टर वर्ब, लेकिन वर्ब के आगे और पीछे दोनों हो जाता है। अफ्रेड वर्ड नॉट बिफोर नाउन, नाउन के पहले नहीं यूज होगा, कहने मतलब नाउन के आगे यूज होगा। ठीक, और यहाँ पर टिक हमने लगाया है, तो वर्ब के आगे पीछे दोनों यूज हो जाता है। इनडोर गेम ओनली बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज होगा, जैसे इंडोर गेम, गेम वर्ड क्या है, नाउन है, इंडोर आगे आ गया, पहले आया है। तो इंडोर, व्हाट इज इंडोर इज अ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव इंडोर जो होता है उसके आगे कोई ना कोई नाउन रहेगा, नाउन के पीछे रहता है। पैटर्नल पैतृक, देखिए टिक लगा लेंगे आप आंसर देख करके। काउंटलेस देखिए फर्स्ट वाला करेक्ट है, प्राइसलेस यहाँ लास्ट का, वर्ब के आगे पीछे दोनों। ठीक, तो ओनली बिफोर नाउन। ठीक, इसके आगे ये नाउन रहता है, आउटडोर, ये आउटडोर वर्ड के आगे नाउन आएगा, मीन्स नाउन के पीछे, ए भी नाउन के ही पहले लगता है, ए भी नाउन के ही पहले, ए भी नाउन के पहले। ठीक, तो बाकी आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
थिंक अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में ज़रा सा एक देखना है आपको। क्या करना है, हम आंसर पे डायरेक्ट आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना क्या है। आंसर देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया है जो कि फिल करना है आपको। क्या फिल करना है, द स्कूल स्पोर्ट टीम होप्स, व्हाट डज इट होप टू डू। तो होप क्या होप करता है, यहाँ से आंसर देखेंगे, होप टू विन द मैच, होप टू विन द मैच। तो डायरेक्ट आप आंसर को राइट करेंगे, आंसर को राइट करेंगे, वी ऑल वांट टू लिव हैप्पीली। ठीक, आंसर को राइट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। और थर्ड में क्या रहेगा, दे एडवाइज हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, इसको राइट करना है। फोर्थ में, अथॉरिटीज़ परमिटेड अस टू कंस्ट्रक्ट टावर, अथॉरिटी परमिटेड अस टू कंस्ट्रक्ट टावर, टावर मीन्स जानते हैं टावर का निर्माण करने का परमिशन अथॉरिटी दिया था। फिफ्थ नंबर, म्यूजिशियन डिसाइडेड टू, क्या डिसाइडेड किया, टेक पार्ट इन कंसर्ट, कंसर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कंसर्ट क्या होता है, कंसर्ट मतलब कोई स्टेज ना, जहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है, परफॉर्मेंस किया जाता है, कंसर्ट कहते हैं उसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट आपको करना क्या है, द होम ऑफ रॉयल पीपल्स, रॉयल पीपल्स के होम को क्या बोलते हैं, वन वर्ड में लिखना है। यहाँ पर भी वही बात है, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। तो चलिए इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर आंसर देखिए, द होम ऑफ रॉयल पीपल्स क्या बोलेंगे, रॉयल रेजिडेंस, रॉयल मतलब राजशाही, राजशाही आवास। स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिट्यूड मीन्स अकेला। अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, वह चीज़ें जो पूर्ण रूप से आवश्यक ही हो, तो उसे कहते हैं इनडिस्पेंसेबल मतलब अनिवार्य। टू डू समथिंग नॉट, टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ऐसा काम करना जो पहले कभी न हुआ हो। इम्प्रोवाइज, उसे कहेंगे इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मीन्स वह काम जो पहले कभी न हुआ हो। 5 नंबर, विदाउट मच एफर्ट, बिना अधिक एफर्ट के, बिना अधिक प्रयास के, तो उसे क्या कहेंगे, एफर्टलेस मतलब विदाउट एफर्ट, बिना प्रयास के। 6, क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी, थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टिक द राइट आंसर, यहाँ पर टिक करना है, टिक करना है। हमने आंसर को आगे लिखा है, उसको आप आंसर देखेंगे, ठीक, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आंसर केवल देख के आपको टिक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों बार बार मैं कहता हूँ वीडियो बनाने में, पीडीएफ को बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। हमने पूरा सॉल्व किया है आपके लिए, तो आप भी इसका बेनिफिट उठाएं और दोस्तों को भी शेयर करें। When some things is revive, it lives again, क्या फील होगा, it lives again। When a government ban something, जब कोई सरकार किसी पर बैन लगाती है, it want stop, फिर बैन लगाने का मतलब होता है कि वह उसे रोकना चाहती है, ठीक। When something is considered auspicious, कोई चीज़ जब बहुत अच्छा समझा जाए, शुभ, अब auspicious मतलब शुभ, अच्छा, वेलकम इट, फिर क्या होता है, उसका स्वागत होता है। तो यहाँ इसका आंसर देखिए, यहाँ आंसर है वेलकम इट, आंसर है। फोर्थ में आएंगे, व्हेन वी टेक टू सम थिंग्स वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग, जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो कहने का मतलब हम इंटरेस्टेड होते हैं उसमें। फिफ्थ नंबर, व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, जब आप किसी का अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इफ़ तो क्या हो जाएगा आंसर, यू फाइंड इट गुड और यूजफुल, अप्रिशिएट करते हैं कहने का मतलब आप उसमें उसको अच्छा देखते हैं, अच्छा लगता है, यूज़फुल आवश्यक लगता है, उपयोगी लगता है, तभी प्रशंसा होती है। तो यूज़फुल इसको टिक कर लेंगे। 6 में, व्हेन यू रिप्लिकेट समथिंग, रेप्लिकेट मीन्स रिपीट, जब कोई चीज़ आप रिपीट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, यू डू इट फॉर द सेकंड टाइम, रिपीट करते हैं कहने का मतलब आप दूसरी बार करते हैं, सेकंड टाइम। 7th नंबर, व्हेन वी कम टू टर्म्स विद समबडी समथिंग इट इज़ नो लैंग्वेज, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हाँ, इट इज़ नो लॉन्गर अपसेटिंग, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नो लॉन्गर अपसेटिंग,
आंसर सबका नोट कर लिए होंगे आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेकंड पार्ट में ही, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। टेक्स्ट के बारे में देखिए, बिस्मिल्लाह खां के बारे में आ गया चैप्टर में। टिक करना है। शहनाई, शहनाई को पुंगी कहा जाता था। वाज रीडेड नॉइज मेकर। रीड जानते हैं, रीड मीन्स होता है नरकट। रीड मीन्स नरकट होता है। नरकट आप नहीं जानते होंगे, पहले नरकट से लिखाई होती, पेन नहीं होता था, नरकट से लिखाई होती थी। नरकट से स्याही से अलग करके लिखा जाता था, है ना। और उसी का शहनाई बनाया जाता है। शहनाई उसी का बनता है जिसमें बीच ऐसी लकड़ी होती है, बीच में होल होता है, तो उसको काट करके शहनाई बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हम देखेंगे। राइट आंसर और अंडरलाइन करना है, ठीक। तो पुंगी वाज रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी क्या था? रीडेड नॉइज मेकर था। अब बार्बर ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। शहनाई ट्रांसफॉर्म पुंगी इनटू शहनाई। देखिए, बार्बर, एक बार्बर था जिन्होंने शहनाई को, पुंगी को शहनाई का नाम दिया। पुंगी से शहनाई का नाम किसने दिया था? बार्बर ने। थर्ड नंबर, बिस्मिल्लाह खां पैटर्नल एंसेस्टर वर प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बिस्मिल्लाह खां के जो पैटर्नर थे, पैतृक जो पुराने लोग थे, दादा पिताजी, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन हुआ करते थे ना। वंशज जिसे कहा जाता है, वंशज। बिस्मिल्लाह खां लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श। अली बख्श से शहनाई सीखा था। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बिस्मिल्लाह खां फर्स्ट ट्रिप बोर्ड्स अब्रॉड वाज। उनका पहला यात्रा कहाँ था? अफ़गानिस्तान। बिस्मिल्लाह खान जी का पहली यात्रा, पहली ट्रिप जो थी वो अफ़गानिस्तान की थी। तो चलिए, आई होप आंसर आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ भी कुछ करना है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ क्या करना क्या है इसमें। देखिए, क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट। बिस्मिल्लाह खां की फीलिंग क्या थी इन चीज़ों में? टीचिंग चिल्ड्रंस म्यूज़िक में कैसी फीलिंग थी? पॉजिटिव थी कि निगेटिव थी या फिर न्यूट्रल? न्यूट्रल, पॉजिटिव तो जानते हैं, निगेटिव भी जानते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है ज़्यादा इंटरेस्ट किसी में ना लेना, ना कहने का मतलब ना इधर का ना उधर, बीच का, मतलब दोनों का सपोर्ट करना, ठीक। आई मीन जैसे दो पर्सन हैं, पूछा जाए कि आप राम के साथ हैं कि श्याम के साथ हैं, तो आप दोनों के साथ न रह के कह देंगे कि हम किसी के साथ नहीं हैं, दोनों के साथ हैं, ठीक। दोनों के साथ रहना और किसी के साथ भी ना रहना। किसके सपोर्ट करेंगे आप? राम का कि श्याम का? तो किसी एक का पर्टिकुलर ना होना ही न्यूट्रल कहलाता है, कि हम दोनों के साथ हैं, दोनों का सहयोग करेंगे, नहीं तो किसी का नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो आप समझ गए। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ, मीन्स किसी साइड में ना होना, सबकी साइड में होना, किसी एक की साइड में ना होना। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर, चलिए यहाँ से आप टिक लगाएंगे। बिस्मिल्लाह खां टीचिंग्स चिल्ड्रेन म्यूज़िक, पॉजिटिव, बच्चों को म्यूजिक पढ़ाने के प्रति उनका फीलिंग था। द फाइल वर्ड न्यूट्रल, न्यूट्रल थे इस मामले में। माइग्रेटिंग ऑफ टू द यूएसए, निगेटिव, यूएसए के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं इनको है। एंड प्लेइंग एट टेम्पल्स, पॉजिटिव, टेम्पल में, मंदिर में जाके वो बजाना, पॉजिटिव थे। गेटिंग द भारत रत्न, भारत रत्न पाए थे, यस पाए थे, पॉजिटिव है। बैंक्स ऑफ गंगा, बैंक ऑफ गंगा किनारे, क्या फीलिंग थी? इनका घर बनारस में था, तो गंगा घाट पे ज़्यादा इंटरेस्ट था। लिविंग बनारस एंड डुमरावन, निगेटिव, नहीं, बनारस को उन्होंने छोड़ा नहीं था। तो इस तरीके से आप टिक लगा लेंगे आंसर को। आगे बढ़ते हैं अब।
माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन लंबा है, चैप्टर लंबा क्योंकि 3 चैप्टर हैं इसमें। एवलिन का है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, बिस्मिल्लाह खां का अलग दूसरा चैप्टर है, प्लस आगे एक विंड पोएम भी है। तो टाइम लग सकता है, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। हर आंसर आपको लिखाया जाएगा। आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी बजाने से क्यों बैन लगा दिया था, क्यों रोक लगा दिया था? रीजन देखिए, एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस बिकॉज इट हैड अ वेरी श्रील अनप्लेजेंट साउंड। क्यों बैन लगाया? क्योंकि पुंगी की जो आवाज़ थी बहुत ही श्रील में बहुत ही तीखी, बहुत तेज आवाज़ हुआ करती थी, और अनप्लेजेंट मतलब बिना आनंददायक, मीन्स बहुत तीखी आवाज़ थी जिससे आनंद नहीं आता था, तो बैन लगा दिया था, उनको मज़ा नहीं आता था, कहने का मतलब। इट बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, और इसका जेनरिक नाम भी नीडेड नॉइज मेकर था। नीडेड का मतलब होता है वही लकड़ी नरकट का बना हुआ नॉइज मेकर में शोर करने वाला शोर करने वाला यंत्र। किसका बना? रीड का। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? पुंगी से शहनाई किस तरीके से अलग है? देखिए आंसर, शहनाई इज डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी एज द फॉर्मर हैज़ अ बेटर टोन क्वालिटी देन द लेटर। शहनाई जो पुंगी से अलग था क्योंकि इसमें म्यूज़िक का डिफरेंस था। म्यूज़िक, शहनाई की म्यूज़िक कुछ बेटर थी पुंगी से। पुंगी की म्यूज़िक बहुत ही तेज़ तर्राक और आनंद नहीं आता था, बहुत तीखी आवाज़ निकलती थी, लेकिन शहनाई की आवाज़ मधुर। इट इज़ ए पाइप विथ ए न्यूट्रल हॉलो स्टेम। एक पाइप होता है इसमें जो कि बीच से पूरा खोखला होता है, विथ 7 होल्स, 7 होल बनाए हो जाते हैं ऑन द बॉडी ऑफ पाइप की बॉडी पे ऊपर 7 होल बनाए जाते हैं, विच इज़ मच लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। होल जो होता है पुंगी से बड़ा होता है, लांगर होता है। शहनाई वाज दस एन एडवांसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पुंगी। तो इस तरीके से शहनाई पुंगी से अच्छा म्यूजिकल और एडवांस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो चलिए आप समझ गए होंगे शहनाई किस तरीके से पुंगी से अलग है। पुंगी केवल एक नीडेड होता था, रीडेड इंस्ट्रूमेंट होता था जो कि शोर करता था, लेकिन शहनाई एक एडवांस तरीके से बनाया गया है जो कि म्यूज़िक थोड़ा मधुर देता है। क्वेश्चन 3 का सी, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? परंपरागत रूप से कहाँ पर शहनाई ट्रेडिशनली बजाया जाता था? एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? और किस तरीके से बिस्मिल्लाह खान ने इसको बदल दिया? शहनाई वाज द ट्रेडिशनली प्लेड इन द टेम्पल। इस मुख्य रूप से, कहने का मतलब मुख्य रूप से पहले टेम्पल में ही, मंदिरों में ही शहनाई बजती थी। वेडिंग शहनाई शादी में बजती थी, एंड रॉयल कोर्ट और राजशाही मीन्स राजा के दरबार में बजता था। हाउवर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज इपिटोम हु ब्रॉट एसेंस ऑफ शहनाई ऑन टू क्लासिकल स्टेज। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इसको क्लासिकल स्टेज पे लाया, यानी मतलब उससे बाहर की दुनिया में, पूरी दुनिया में शहनाई को एक अलग पहचान दिलाई। आइए, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? किस तरीके से उनको शहनाई की दुनिया में बहुत बड़ा ब्रेक मिला? ब्रेक मिलना का मतलब सफलता। तो ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 केम टू बिस्मिल्लाह खान एज बिग ब्रेक एज ए ग्रेजुअली बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। शहनाई ऑल इंडिया रेडियो पर लखनऊ में 1938 में सबसे पहली बार बिस्मिल्लाह खान का रेडियो प्रसारण हुआ। किस चीज़ का? शहनाई वादन का रेडियो प्रसारण लखनऊ में 1938 में पहली बार आया। ही वॉज द सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग द शॉर्ट मेलोडियस म्यूजिक
टू हिज शहनाई ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म। इस तरीके से पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर पर शहनाई को बड़ी ही प्रशंसा मिली। सबने काफ़ी सराहना किया, सबको बड़ा ही मेलोडियस म्यूजिक लगा शहनाई का। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? तो 15 अगस्त 1947 को शहनाई बिस्मिल्लाह खां ने कहाँ पर शहनाई बजाई और क्यों यह ऐतिहासिक था? तो देखिए आंसर दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां poured the heart out as the played raw coffee on his Sahnai on 15 August 1947 from the Red Fort to audience। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने पूरी रॉ कॉफ़ी ही उड़ेल दी। कहाँ पर? मीन्स शहनाई बजाया कहाँ पर? रेड फोर्ट, लाल किले पर बजाया था पहली बार 15 अगस्त 1947 को। और कौन सा राग था? राग कॉफ़ी। विच आल्सो इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। इट वॉज हिस्टोरिकल यूनियन इवेंट एज इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि भारत का वह इंडिपेंडेंस डे था, पहला इंडिपेंडेंस था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट नेशन विथ हिज शहनाई। तो इस तरीके से शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय हुए और पहले ही स्वतंत्र इंडिपेंडेंस के दिन उन्होंने लाल किले पर, रेड फोर्ट पर शहनाई वादन किया। आई होप आप समझ गए। चलिए आंसर नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 3F। वाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज़ टू स्टार्ट द शहनाई स्कूल इन USA? तो अमेरिका में, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई स्टार्ट करने से क्यों मना किया? आंसर, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज वन ऑफ हिज स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन USA ड्यू टू हिज इनएक्सट्रिकेबल अटैचमेंट विद द हिंदुस्तान। बिस्मिल्लाह खान ने इसलिए मना कर दिया कि एक मिनट दोस्तों, यस, तो उनका जवाब था इसलिए उन्होंने वहाँ पर शहनाई की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया क्योंकि ड्यू टू हिज इनएक्सट्रिकेबल अटैचमेंट विद द हिंदुस्तान, क्योंकि उनका हिंदुस्तान से बहुत ही गहरा रिश्ता था। वो नहीं चाहते थे कि अपनी संस्कृति सभ्यता किसी दूसरे देश में लेकर स्प्रेड किया जाए। एंड ही फेल्ट दैट द एक्विसाइट एरा ऑफ बनारस, क्योंकि जानते थे कि बनारस की एक बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादन है। द रिवर गंगा एंड डुमराव कुड नॉट बी फाउंड सो मेनी माइल्स अवे, और उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई बनारस में शहनाई को लेकर के। चलिए थर्ड नंबर, फाइंड एटलीस्ट 2 थिंग्स इन टेक्स्ट वाइल विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। 2 बातें ऐसी लिखनी है जिससे आपको पता चले कि बिस्मिल्लाह खां भारत और बनारस से बहुत प्यार करते थे। तो चलिए, वास्तव में प्यार किया करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो आंसर आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट रीज़न क्या है? व्हेन ही टर्न डाउन वन ऑफ हिज स्टूडेंट रिक्वेस्ट स्टार्ट शहनाई स्कूल इन USA। जब उन्होंने अमेरिकन स्टूडेंट की इच्छा को इनकार दिया कि वहाँ के स्कूलों में भी शहनाई पढ़ाई जाए, उन्होंने मना कर दिया, वहाँ स्टार्ट नहीं करेंगे शहनाई। इसका मतलब यह है कि वो भारत से बहुत प्यार करते थे, भारतीय सभ्यता को बाहर नहीं ले जाना चाहते थे, भारतीय पॉपुलैरिटी को बाहर नहीं ले जाना चाहते। तो यह हो गया भारत के प्रति उनका लव। व्हेन ही कम्प्लीटली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ शिफ्टिंग टू पाकिस्तान, और उस समय जब उन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान जाने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया, फिर पता चलता है वो भारत से बहुत प्यार करते थे। लिविंग बनारस बाई शेखर गुप्ता, बनारस को छोड़ने से मना कर दिया, ठीक, पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिए। तो चलिए नोट कर लेंगे इसका आंसर। ऊपर भी हमने राइट किया है कुछ, यहाँ पर नोट कर लेंगे, पूरी बात को नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड राइटिंग वर्क है। देखिए इसका आंसर केवल हम
लिखाएंगे दोस्तों, आंसर आप नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन का। एवलिन ग्लैनी वाज डिटरमाइंड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग विल गर्ल्स हु वर्कड हार्ड टू रीच द पीक ऑफ सक्सेस। एवलिन ग्लैनी बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल थी, बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाली थी, इसी के चलते उसको पीक ऑफ सक्सेस मिली। पीक ऑफ सक्सेस में सफलता की ऊंचाई प्राप्त किया। आल्दो सी बिकेम डीप एट वेरी अर्ली स्टेज, हालांकि वो बहुत कम उम्र में डीप हो चुकी थी, मीन्स सुनने की क्षमता खत्म हो गई। तो इस तरीके से देखो, वही चीज़ें वो आगे भी डिस्कस हुई हैं, लेकिन आंसर यहाँ से भी आप नोट करेंगे। ये रहा क्वेश्चन और आंसर नोट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, अबाउट द बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में आपको लिखना है क्वेश्चन में, जो कि हमने बहुत अच्छे से नोट कर दिया है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले थे, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो रीड करेंगे तो टाइम लगेगा, आप अच्छे से धीरे धीरे पढ़ के नोट कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विंड, लास्ट पोर्शन है विंड, थिंकिंग अबाउट द पोएम। तो विंड एक पोएम है, तो पोएम को भी आपको पढ़ना है, उसके भी आंसर देने हैं। व्हाट आर द थिंग्स विंड्स डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो पहले स्टेंजा में विंड क्या करती है, तो विंड के बारे में लिखना है। देखिए आंसर, इन द फर्स्ट स्टेंजा विंड सीम टू बी ट्रबल मेकर। पहले स्टेंजा में बताया गया कि विंड जो है ट्रबल मेकर, परेशानी पैदा करती है। इट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो, क्यों, क्योंकि विंडो के शटर को तोड़ती है। स्कैटर्स पेपर्स ऑफ राउंड, पेपर को इधर उधर बिखेर देती है हवाएं। थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ मीन्स अलमारी से बुक को गिरा देती है हवाएं। टीयर्स द पेज ऑफ द बुक्स, बुक के पेजेस को फाड़ देती है। द डिस्ट्रक्शन caused by the strong blow of wind, ultimately the result bringing about an intense spell of downpour। और हवाओं से हवाएं चलती हैं तो वर्षा भी होती है ना, तो इस तरीके से हवाओं से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पेज फट जाता है, उड़ जाती हैं बुकें, गिर जाती हैं। तो चलिए, आई होप समझ गए आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीबडी विनोस ग्रेन एट होम इन आवर पैडी फील्ड। क्या आपने कभी देखा है, पैडी का मतलब धान के खेत में कभी क्या देखा है। विनो मीन्स ओसाना, अनाज को ओसाया जाता है ताकि गंदगी निकल जाए। जब हवा चलता है तो किसान खेत में खड़ा होकर घर पे बाहर मैदान में अनाज को ओसाता है, तो उसे कहते हैं विनो। तो क्या कभी आपने ऐसा सीन देखा किसी को, ज़रूर आपने देखा होगा। अगर देखा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने देखा या फिर किया है, तो भी बताएं। व्हाट इज़ द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। तो आपकी भाषा में विनोइंग को क्या कहते हैं, अनाज ओसाने को आप क्या कहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। व्हाट डू यू पीपल्स यूज़ फॉर विनोइंग। और अब पीपल्स विनो ओसाने के लिए क्या यूज़ करते हैं। अभी तो थ्रेशर से ओसाया जाता है या फिर लोग फैन लगा देते हैं, तो आपके यहाँ क्या सिस्टम है, आप ज़रूर बताइए हमें। आंसर नोट कीजिए, इसका आंसर है यस, पीपल्स कैन ऑफन बी सीन विनोइंग ग्रेन इन अ पैडी फील्ड। लोग अक्सर देखे होंगे, मुख्य रूप से लोग देखे होंगे ना वर्ड विनोइंग, नोन एज अ सूप, हिंदी वर्ड। अच्छा, सूप भी होता है गांव में, सूप होता है, सूप से भी अनाज को साफ किया जाता है ना, तो ये हिंदी वर्ड सूप आप जानते रहिए, ओसाना। विनोइंग इज एंशियंट एग्रीकल्चर मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन। विनोइंग क्या है, एक पुराना मेथड है, आज भी चलता है, जिससे अनाज से गंदगी को बाहर किया जाता है फ्रॉम द चैफ। चैफ का मतलब होता है भूसी। पीपल्स यूज विनोइंग फैन और विनोइंग पोर्क आल्सो नोन एज ए शॉवेल। तो पोर्क मशीन होती है या फिर फैन का यूज करके लोग विनो करते हैं, अनाज को ओसाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। व्हाट डज द पोएट से विंड गुड गॉड विनोज। पोएट क्या कहता है, विंड गॉड विनो, हवाएं जो होती हैं भगवान का विनो होती हैं, मीन्स गॉड की सूप होती हैं, भगवान को ओसाने वाली मशीन होती है, क्योंकि हवाएं जो हैं गॉड से ही चलती हैं ना, माना जाता है भगवान भी है, भगवान ही हवाएं भेजते हैं, हवा चलाते हैं
तो उसी को पोएट ने गॉड वीनो कहा है, भगवान का ओसाने का मशीन, सूप। ठीक, क्यों कहा है यहाँ पर से आप नोट करेंगे। पोएट डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द वीक अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द विंड इन रिलेशन टू प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो विनोइंग के प्रोसेस से गॉड का क्या संबंध है, यहाँ पर पोएट ने दर्शाया है। तो चलिए इसको आप नोट कर लेंगे और पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको देखते हैं। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विद द विंड। हवाओं से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पोएट, तो पोएट क्या कहता है, पोएट के अकॉर्डिंग वी शुड अडॉप्ट सर्टेन मेजर टू बिकम फ्रेंड विथ विंड। तो हवाओं से दोस्ती के लिए हमें एक निश्चित मापक के तहत काम करना चाहिए। इट सजेस्ट बिल्डिंग फॉर स्ट्रॉन्ग होम। हवाओं से बचने के लिए सजेस्ट करता है कि मजबूत घर बनाए। कपल्ड विद फर्म टफ डोर्स अलॉन्ग विद फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्टीडफास्ट हार्ट। दिल को बहुत मजबूत रखें, है ना, दरवाजे को मजबूत बनाया जाए, बिल्डिंग को मजबूत बनाया जाए, तब हवा से दोस्ती हो पाएगी, नहीं तो हवा जो है गिरा देंगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स टू यू। तो पोएम की लास्ट 4 लाइन का मतलब क्या है। तो लास्ट पोएम की मतलब देखिए, यहाँ हमने नोट किया है, आप भी नोट कर लेंगे मीनिंग, ठीक ना। लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, पोएट कंपेयर द स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द विंड विद द एडवर्सिटीज ऑफ ह्यूमन लिव। लास्ट अंतिम 4 पंक्तियों में व्यक्ति मानव की जीवन की विभिन्नता के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में बताता है। अटेम्प्ट द गिविंग से डीपर इंसाइट ऑफ द वर्ड विंड। हवा की गहराई से व्यक्ति की लाइफ से क्या संबंध है बताता है। चलिए ये सब रीड कर लेंगे मीनिंग, आगे बढ़ते हैं और लास्ट आंसर की तरफ हम पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पोएट स्पीक टू विंड्स। हवा से कैसे बात करता है, कभी इन एंगर और हमर, गुस्से में या फिर मजाक में। डू यू मस्ट आल्सो हैव सीन ऑफ हर्ड ऑफ विंड। आपने भी हवाओं को देखा होगा अथवा सुना होगा। क्रम्बलिंग लाइव्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस। तो आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से हवाओं के प्रति एटीट्यूड है। ठीक, इसका क्वेश्चन हमने राइट कर दिया, आंसर भी राइट किया है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक, अब जो भी क्वेश्चन लास्ट का है देखिए, यह रहा, यहाँ से देख करके आप आंसर नोट कर लेंगे। आई होप आपको ज़रूर आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ आपको मिल गया। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।